गुड मॉर्निंग। हाँ, होमवर्क था कोई? एक क्वेश्चन, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसमें सारे ही कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे, इंडिफरेंस पॉइंट भी है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी है, उसके बाद ईपीएस भी कैलकुलेट करना था। ठीक है, बताओ फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 3 प्लान थे आपके पास, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। ईपीएस बताओ, ईपीएस कितना आया। अब यहां पे ईबीआईटी इन्होंने दिया है, तो इस ईबीआईटी को लेते हुए ईपीएस निकालना है और बाकी सब में ईबीआईटी को एक्स मानना है। तो इस क्वेश्चन में तो 80,000 के हिसाब से, मतलब फर्स्ट पार्ट में 80,000 के हिसाब से आपको आंसर बताना था। तो बताओ कितना आ रहा है। 4, 7.2 एंड 6.4 आ रहा है क्या सभी का? किसी का ऐसा कि डबल आंसर आ रहा है जस्ट? वो इस रीजन से हो सकता है कि उन्होंने शेयर प्राइस ले ली हो मान लो 10, बल्कि शेयर प्राइस लेनी थी 20। क्यों? क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम, राइट। तो 20 रुपए की आपको शेयर प्राइस लेनी थी। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आते हैं आपके पहले वाले ऑप्शन में, नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 10,000 और बचे हुए 2 ऑप्शन में आते हैं 5,000 5,000। ठीक है, अब मुझे बताओ फाइनेंशियल बीईपी कितना आया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। पहले प्लान का तो 0 आया होगा, क्योंकि प्योरली इक्विटी का फाइनेंशियल बीईपी हमेशा 0 ही होता है। क्यों? क्योंकि प्योरली इक्विटी में क्या होता है, जो कमाते हैं पूरा का पूरा किसको जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को, किसी को बांटने की जरूरत ही नहीं। तो हमें तो वो वाला लेवल निकालना है जहां इक्विटी शेयर होल्डर को नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो फिर कुछ मत कमाओ, कुछ मत कमाओ मतलब 0। ठीक है, फिर 8,000 एंड 16,000 आ रहा है क्या? ये ईबीआईटी को एक्स मान रहा था और इक्वेट में 0 करना था। बस ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में इक्वल टू में 0 चाहिए और इन डिफरेंस पॉइंट में इक्वल टू में दूसरे प्लान का ईपीएस चाहिए। ठीक है, इन डिफरेंस पॉइंट बताओ। अब इन डिफरेंस पॉइंट ऐसे नहीं आएगा, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 नहीं आएगा। यहां इन डिफरेंस पॉइंट में एक लाइन खींच देते हैं। इन डिफरेंस पॉइंट आएगा 1 और 2 के बीच, 2 और 3। इवन प्लान के इन्होंने नाम दिए हैं ABC, तो आप ABC लिख दो। A एंड B, B एंड C और C एंड A। इनमें इंडिफरेंस पॉइंट कितना कितना आ रहा है? A एंड B में इंडिफरेंस पॉइंट कितना आ रहा है? 16,000। ठीक है, B एंड C के बीच में, B एंड C के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट, चलो इसको हम देखेंगे। जो लोग 0 बोल रहे हैं ना, मैं बाद में आता हूं चर्चा पे कि वो आंसर जो है वो 0 भी नहीं है। उसके बजाय आप यहां लिखो नो इंडिफरेंस। 0 भी कहाँ आ रहा है? वहां तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, समझ पा रहे हो? नो इंडिफरेंस है। तो अगर कोई बोल रहा है 0 कि कुछ नहीं है तो 0 बोल दो, तो भी गलत हो जाओगे, क्योंकि 0 पे ईपीएस इक्वल नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो इंडिफरेंस पॉइंट इनके बीच में होगा ही नहीं। और C एंड A 32,000 आया आंसर? नहीं, इंडिफरेंस पॉइंट चेक करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बाकी क्लियर है? चलो इंडिफरेंस पॉइंट में बताता हूं। पहले बताता हूं A एंड B के बीच में, A एंड B के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट। अब मुझे बताओ, A प्योरली इक्विटी प्लान है। प्योरली इक्विटी प्लान है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपको कैसे लिखना है एग्जाम में? ईपीएस ऑफ प्लान 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान 2। ईपीएस ऑफ प्लान 1 का फॉर्मूला लगाना है कैसे? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, क्योंकि प्योरली इक्विटी है, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू ईबीआईटी। दूसरा वाला प्लान क्या है? डेट इक्विटी का, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस टी। कल हमने देखे थे सारे फॉर्मूले, डिवाइडेड बाय n। आप चाहो तो इसको n1 और n2 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों n अलग अलग होंगे। श्योर। ईबीआईटी को मानना है x, मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट 50 है, 1 माइनस 0.50
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। कैसे आया 10,000? 2 लाख हमें चाहिए थे, 20 रुपए का एक शेयर है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 श्योर इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटरेस्ट। 50% इंटरेस्ट मतलब 1 लाख का डेट, 1 लाख के डेट पे 8% का इंटरेस्ट। 50% डेट है, 50% मतलब टोटल 2 लाख की कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल का 50%, 1 लाख डेट, 1 लाख का 8%, 8,000। ये आपने कर ही लिया होगा डिवाइडेड बाय 5,000, क्योंकि अब इक्विटी 1 लाख की है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 होगा तो ये 5,000 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये जो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ जो बचेगा वो कितना बचेगा? 0.50x अपॉन 10,000 इज इक्वल टू, ये 0.50 इधर अंदर एंटर कर दो तो 0.50x माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2,500x इज इक्वल टू 5,000x माइनस 4 और 7 0। सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो डिवाइड में है 10,000 और 5,000, तो 3 0 से 3 0 आप कैंसिल कर सकते थे, नहीं करते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। 5,000 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, 2,500 प्लस के 5,000 माइनस के मतलब माइनस 2,500x इज इक्वल टू माइनस 4 करोड़। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 करोड़ को डिवाइडेड बाय 2,500 कर दो, तो ये कितना आ गया? 16,000। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये इंडिफरेंस था प्लान 1 और प्लान 2 के बीच में। श्योर एक और कर लें हम, बचाव आप कर लोगे? नहीं, तीसरा वाला भी करना है। बताओ, जल्दी बताओ। चलो सभी कर लेते हैं फिर। ये क्लियर है? ये क्लियर है? स्पीडली नोट डाउन करते हुए जाना, बस साथ के साथ ही नोट डाउन कर लेना और समझते हुए भी जाना। अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं आया तो फिर वो नोट डाउन मत करना, पहले समझना और फिर नोट डाउन करना। हो गया। चलो प्लान बी एंड सी, इंडिफरेंस हमेशा 2 के बीच में ही निकलेगा। प्लान बी और सी, तो प्लान बी का जो है वो फॉर्मूला बताओ डेट और इक्विटी का। अब मैं सीधा लिख रहा हूं एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना? 8,000। अभी लिखा ही हमने ये फॉर्मूला, सीधा मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू, अगला वाला क्या है? इक्विटी और प्रेफरेंस। तो x मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, इंटरेस्ट आएगा नहीं, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000। 1 माइनस टी की जगह हम लिख लेते हैं 0.5, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर बच जाएगा 0.50x माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू, इधर बचेगा 0.50x माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब सिंप्लीफाई कर दूं क्या, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दूं, इवन पूरे 5000 से 5000 कैंसिल कर दो। श्योर। तो अब बचा क्या, 0.50x माइनस 4000 इज इक्वल टू 0.50x माइनस 8000। और जैसे ही 0.5050 दोनों साइड आया, वो दूसरी साइड जैसे ही जाएगा वो भी कैंसिल हो गया, मतलब x बचा ही नहीं, x बचा ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो x इक्वल टू 0 बोलना तो गलत हो जाएगा ना। अगर x कुछ बचता और x के सामने अगर वैल्यू 0 आती तो हम लिखते हैं कि इंडिफरेंस पॉइंट यहाँ क्या है, 0। श्योर। बट इस केस में इंडिफरेंस पॉइंट 0 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू ही नहीं आ रही है, x ही खत्म हो गया। श्योर, 100%। मतलब यहां पे हम लिखेंगे देयर इज नो indifference point between plan B and plan C। ठीक है, स्पीडली ये भी नोट डाउन कर लो। देखो, इसको अगर एक ग्राफिकल फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं तो आपको समझ आएगा। कैसे कि मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, यहां लिखा मैंने EBIT का लेवल और यहां लिखा मैंने EPS। ध्यान से सुनना, मान लो प्लान A की लाइन कुछ ऐसी जा रही है, प्लान A की लाइन कुछ ऐसी जा रही है, प्लान B की लाइन कुछ ऐसी जा रही है और प्लान C की भी लाइन कुछ ऐसी जा रही है। तो ये वाला पॉइंट ऐसा है, ध्यान से सुनना, ये प्लान अलग अलग नाम लिख रहा हूं, ये A है, ये B है और ये C है। देखो ये वाला पॉइंट जो ऐसा है, इस EBIT के लेवल पे दोनों प्लान इक्वल हो गए, मतलब ये इंडिफरेंस पॉइंट है, दोनों प्लान का EPS इक्वल हो गया। ये मान लो B और C के बीच में है तो ये भी इंडिफरेंस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि प्लान A, एक मिनट, इस क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इसको प्लान लिख देता हूं मैं, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं, ताकि इस क्वेश्चन से मैच हो जाए। अब देखो प्लान B और प्लान C जो है वो पैरेलल चल रहा है क्या? ये कभी जाके इंटरसेक्ट होंगे? नहीं, मतलब कभी ये ऐसा होगा ही नहीं, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मेंटेन ही रहेगा, मतलब कोई लेवल ऐसा नहीं आएगा जहां ये जाके मिलेंगे। मतलब क्या हो गया कि प्लान B और प्लान C के बीच में कोई इंडिफरेंस नहीं है। ये ऐसा ग्राफ से दिख रहा है, राइट? हम तो कैलकुलेशन कर ही रहे हैं तो दिख ही रहा है। श्योर है, समझ आ रही है बात? प्लान A और प्लान B के बीच में भी इंडिफरेंस आ रहा है, ये वाला, और प्लान A और प्लान C के बीच में भी इंडिफरेंस आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो हमारा एक बचा है प्लान A और प्लान C, वो हम लिख लेते हैं। ये नोट डाउन अगर किसी का रह गया हो देख लो। बड़े ठीक, प्लान A एंड प्लान C के बीच में इंडिफरेंस, ये कैसे निकलेगा? प्लान A और प्लान C का आप EPS का फॉर्मूला लगा दो, x मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, प्योरली इक्विटी है, डिवाइडेड बाय 10,000। 1 माइनस टी की जगह भी आप लिख दो 0.50 इज इक्वल टू
एक्स प्लान सी कौन सा है, इक्विटी और प्रेफरेंस, एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 5000। तो ये 5000 से 10,000 जब काटेंगे तो 2 बचेगा। कर सकता हूं मैं ऐसा, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कैसे आगे बढ़ाओ, आंसर अल्टीमेटली मैच होगा। तो यहां क्या बचा, 0.50x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.50x माइनस 8000। अब यहां 0.50 से 0.50 काट मत देना, डिवाइड में है पहले, तो पहले वो सोल्व होगा। तो डिवाइड जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 0.50x इज इक्वल टू जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 0.5 इंटू 2 1 हो गया, तो 1x माइनस 16,000। श्योर, x जब दूसरी साइड जाएगा तो एक 1x है और एक 0.50x है, तो माइनस का बच गया 0.50x इज इक्वल टू माइनस 16,000, माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 0.50 32,000। श्योर, तो आ गया 16,000, नो इंडिफरेंस, और नो इंडिफरेंस को 0 मत लिखना, अगेन बोल रहा हूं, और 32,000 का ये इंडिफरेंस आ गया। श्योर, ये थी आपकी होमवर्क की कहानी। इन्होंने एक चीज और पूछी है, वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट एंड कंपेयर ईबीआईटी रेंज अमॉन्ग द प्लान्स ऑफ इंडिफरेंस। डोमिनेट का क्या इंपैक्ट है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताओ, प्लान ए एंड बी का इंडिफरेंस कितना है, 16,000। प्लान ए एंड सी का इंडिफरेंस कितना है, अभी निकाला हमने 32,000। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन है, ए कॉमन है, तो ए का जजमेंट तो हम नहीं ले सकते, बट बी और सी, मतलब बी हटा और सी आया, बी हटा और सी आया, उसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस पॉइंट सीधा बढ़ के कितना हो गया, 32,000। समझ पा रहे हो? तो अब ध्यान से सुनना कि बी जब था तो हमारा इंडिफरेंस, यानी कि प्लान ए और प्लान बी के बीच में जो डिफरेंस, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट है जहां ईपीएस इक्वल आता है, वो केवल 16,000 ही, मतलब 16,000 कमाने पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। बट जैसे ही बी हट के सी आया तो वो 16 से सीधा 32 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं प्लान बी ज्यादा बेहतर था कि वहां कम कमाना पड़ रहा था इक्वल आने के लिए, जब यहाँ पे ए और सी के बीच में ज्यादा कमाना पड़ रहा है इक्वल आने के लिए। तो ए का कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बी और सी का कंपैरिजन की अगर बात करें तो बी इज डोमिनेट अपॉन प्लान सी, मतलब बी ज्यादा डोमिनेटिंग इंपैक्ट डाल रहा है प्लान सी के ऊपर। समझ पा रहे हो? बी प्रभावित है, प्रभाव डाल रहा है, ऐसा कुछ डोमिनेट का इंपैक्ट आप समझ सकते हो। तो अब बस इतना लिखना कंपेयर करके कि प्लान बी इज डोमिनेट अपॉन प्लान सी। बाकी प्लान आपस में कंपेरेबल नहीं हो सकते, इसलिए कि उसका इंडिफरेंस है ही नहीं, आया ही नहीं। दूसरे का अगर इंडिफरेंस आता तो फिर हम सबका डोमिनेटिंग इंपैक्ट निकाल सकते थे कि कौन किसके ऊपर डोमिनेट है, बट यहां केवल इस क्वेश्चन में इतना ही निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर कभी ऐसा कंपैरिजन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल में मिल जाएगा जो मैं अब बताने वाला हूं। कैसा कि जैसे ए और बी की बात कर लेते हैं वापस। ए और बी का जो इंडिफरेंस है वो कितना है, 16,000। मतलब 16,000 पे तो ए प्लान या बी प्लान दोनों में से किसी को भी चूज करो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, राइट? कि 16,000 पे दोनों प्लान इक्वल है। लेकिन 16,000 के बिलो कौन सा प्लान इक्वल है और 16,000 के अबाव कौन सा प्लान इक्वल है? कौन सा प्लान इक्वल नहीं, कौन सा प्लान, ए प्लान चूज करेंगे बी प्लान चूज, क्योंकि 16,000 पे दोनों इक्वल है। 16,000 के बिलो पे कोई दूसरा सेलेक्ट हो जाए, 16,000 के अबाव पे कोई दूसरा सेलेक्ट होगा। कौन सा सेलेक्ट होगा? अगर इसका सीधा सीधा डिसीजन लेना है, अगर आपको सीधा सीधा डिसीजन नहीं लेना है, आपको अगर एनालिसिस करना है तो 16,000 के बिलो कोई भी अमाउंट मान लेना, राइट? 15,000, 12,000, 13,000, 10,000, जो भी मानना है वो मान लेना, और उसको मान के दोनों प्लान का ईपीएस निकाल लेना। जिसका ईपीएस ज़्यादा है वो सेलेक्ट हो जाएगा।
16,000 के अबाव जाने पे कुछ भी अमाउंट मान लेना, 20,000, 25,000, 30,000, आपको जैसा ठीक लगे। 16,000 के अबाव कोई भी अमाउंट मान लेना और उस अमाउंट पे दोनों का ईपीएस निकाल लेना, जिसका ईपीएस ज़्यादा है उसको सेलेक्ट कर लेना। बट मैं सीधे सीधे जजमेंट की बात कर रहा हूँ, आप वैसा करोगे जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट मैं अभी सीधा सीधा बता देता हूँ आपको कि 16,000 के बिलो यानी कि हमारी अर्निंग की कैपेसिटी है कम, तो वहाँ उस प्लान को सेलेक्ट करो जहाँ बर्डन कम है। बर्डन कम किस में है? प्योरली इक्विटी वाले प्लान में। तो 16,000 के बिलो प्लान ए ही सेलेक्ट होगा, ये श्योर है। आप कोई भी अमाउंट निकाल के, कोई भी अमाउंट अज्यूम करके ईपीएस निकाल के चेक कर लेना कि ए प्लान का ईपीएस ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा आएगा 16,000 के बिलो। और 16,000 के अबाव, क्योंकि वहाँ आपकी बर्डन को बियर करने की कैपेसिटी आ गई है, तो वहाँ क्या होगा, आपको एक फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। डेट का अमाउंट देने के बाद जो भी बचा हुआ फ़ायदा वो सीधा सीधा किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका प्लान बी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ हम बर्डन बियर कर सकते हैं। मतलब इन डिफरेंस पे दोनों प्लान इक्वल है। इन डिफरेंस के बिलो कम बर्डन वाला प्लान, इन डिफरेंस के अबाव ज़्यादा बर्डन वाला प्लान हम चूज़ करेंगे। कहीं कोई आपत्ति नहीं, सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी, आप एग्जाम्पल लेके भी लिख सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन हमने अब तक जो किए हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो गया है। आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना था, राइट। अब ये तो होमवर्क हुआ, आज का टॉपिक तो अब शुरू हो रहा है। आज हमें जो नया टॉपिक शुरू करना था वो था कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इसके कुछ की फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। मतलब ये फॉर्मूले किए तो समझो कि आधा चैप्टर तो हमने यहाँ कर लिया। बड़ा आसान से फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है केडी का। केडी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट। इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट। अब तक भी हमने यही किया था, लेकिन इंटरेस्ट को हमने मल्टीप्लाई किया था i इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई पी, याद आ रहा है। बट यहां i डिवाइडेड बाई पी आ रहा है। बोलो मल्टीप्लाई 1 माइनस टी कहाँ गया? बाद में एक अजम्पशन की लिस्ट आएगी। हमने पूरा पहले भी बोला था कि दिमाग घर पे रख के आना है। ये पूरा चैप्टर अजम्पशन के बेस पे है, तो हम मान लेंगे कि जैसी अजम्पशन ली है वो ठीक है। तो बाद में एक अजम्पशन की लिस्ट में आएगा नो कॉर्पोरेट टैक्स, कि टैक्स नाम की चीज नहीं होती है। तो भैया i इंटू 1 माइनस टी नहीं होगा। ठीक, तो क्या इससे एक फॉर्मूला बन सकता है वैल्यू ऑफ डेट का, कि वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ डेट उधर चला जाएगा, के डी डिवाइड में आ जाएगा, तो इंटरेस्ट अपॉन के डी। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा के ई का। के का फॉर्मूला अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये फॉर्मूला तो ऐसा ही था, राइट। ई बाय पी हमने पढ़ा, ये अमाउंट टर्म में है, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बना सकते हो क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला के ओ का। बोले के पी के आर ये कहाँ गया, राइट। तो इन्होंने बोला कि यार दो ही टाइप की कैपिटल होती है किसी भी फर्म में। बाद में एक अजम्पशन की लिस्ट हो रहा है, बोले किसी भी फर्म में दो ही टाइप की कैपिटल होती है, डेट और इक्विटी। प्रेफरेंस नाम की चीज होती ही नहीं है, तो फिर सीधा के ओ आ जाएगा, राइट। तो के ओ जो है, एक तरीका तो ये है आपके पास कि के डी इंटू डी प्लस के इंटू ई ऐसा करके निकाल सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, यहाँ पे काम कर जाएगा, वो आंसर सेम आएगा, EBIT अपॉन टोटल वैल्यू। EBIT अपॉन टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। दो ही टाइप की कैपिटल है, दोनों का टोटल वैल्यू आ गया। क्या इस फॉर्मूले से टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू EBIT अपॉन क्यू। बस यही की फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर के, पूरे चैप्टर में यूज आएंगे।
तो इन फॉर्मूलों को अभी याद कर लो, थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ एक एक से, राइट। तो इन फॉर्मूलों को एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद में एक एक से पूछूंगा। लिख लिया? बोर्ड से तो मैं हटाऊंगा अभी, आपको जब पूछूंगा ना तो ऐसा नहीं कि आप तो बोर्ड पे देख के बोल दोगे। बेसिकली 3 ही फॉर्मूले, 3 से 3 और बन रहे। के डी, के ई और के ओ लिख लिया, हटा दूं? चलो बताओ फिर। हाँ, टोटल वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, नहीं दूसरा वाला, EBIT अपॉन EBIT अपॉन क्यू। क्यू का फॉर्मूला बताओ। EBIT अपॉन टोटल वैल्यू, ठीक है। के डी, के डी सर लाइन वाइज पूछो, हमें तो लाइन वाइज याद हो गए, रट्टा मार लिया हमने तो शुरू से। ना बचपन का एक चैप्टर था, एक वाक्य शेयर करता हूँ मैं आपसे। बचपन में एक चैप्टर था, मुझे वाकई में वो लाइन बाय लाइन ऐसे याद था, बीच में से कोई पूछता तो माइंड में वो पूरा रिकॉल करता था मैं, और फिर जब बीच में वो आता था तो ऐसे जवाब देता था। कैपिटल नाम का चैप्टर था वो, मुझे आज भी वर्ड बाय वर्ड याद है, राइट। कि जैसे कंट्री का नाम बोलना था, सामने कैपिटल लिखी हुई थी, तो मैंने ऐसा रट्टा मार लिया था, कैसे कि भारत, दिल्ली, चीन, बीजिंग, ईरान, तेहरान, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, कनाडा, ओटावा, नेपाल, काठमांडू, रूस, मॉस्को, इटली, रोम, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। अब इसमें कोई चेंज भी हो गया हो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कोई कैपिटल चेंज होगी, मुझे तो बचपन से यही याद है। तो ऐसा रट्टा अभी मत मारा करो यार, हो गया बचपन खत्म। यस, के डी, इंटरेस्ट अपॉन वीडी, वीडी इंटरेस्ट अपॉन के डी। के ई, यस के ई, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट, श्योर नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के ई, टोटल, सबसे लास्ट टोटल वैल्यू। हाँ अभी से टोटल वैल्यू, फिर कंफ्यूज हो गया। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए मुझे, टोटल वैल्यू वीडी प्लस वी वाला नहीं, फॉर्मूला वाला, EBIT अपॉन के ओ। के ई बताओ, के ई,
अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। सोच समझ के, हाथ में पेन भी ले सकते हो, पेन पेपर होता है समटाइम्स ऐसा कि हम बोल नहीं पाते, लेकिन पेन पेपर हमारे हाथ में होता है तो हमने याद किया होता है, हम लिख लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बस कॉपी खुली मत रखना यार, अपने साथ ईमानदारी रखना, क्योंकि यहाँ अपने साथ ईमानदारी नहीं रखी, एग्जाम में दिक्कत आएगी आएगी। नहीं आता है तो कोई दिक्कत थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी हो रहा है कि मैं क्लास में आपको खड़ा कर रहा हूँ, बोला खड़ा हो जाओ साइड में, राइट, और फिर सबको बोलूँ ध्यान से देखो इस चेहरे को, समझ पा रहे हो? नहीं करूँगा यार ऐसा, मतलब आप ट्राई करो यार, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ट्राई कर रहे हो तो दो रास्ते हैं, या तो आप सक्सेस होंगे या फेलियर होगा। ट्राई नहीं कर रहे हो तो सीधा एक ही रास्ता है, फेलियर। तो ट्राई तो करो। हाँ, कहाँ थे हम? के ई बताओ, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वी, ठीक है, वी ई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के ई, ठीक है। टोटल वैल्यू नहीं, टोटल वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट इंटरेस्ट अपॉन के डी। सारे फॉर्मूले ध्यान में आ गए क्या? सब याद हो गए? श्योर, सारे याद है? वापस से रिकॉल कर देता हूँ। के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन वी डी, तो वहां से वी डी का फॉर्मूला बन गया कि वी डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन के डी, ठीक है। फिर के ई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बन गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के ई। शॉर्ट टोटल वैल्यू मतलब एक तो फॉर्मूला है वी डी प्लस वी, एक फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन के ओ का एक फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन टोटल वैल्यू। श्योर, तो इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूले काम आने हैं, याद हो गए तो अच्छा रहा, राइट, कि बाद में बार बार पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार हमको। हम कम से कम नए कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, इन फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इसकी पहली अप्रोच में शुरू कर रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में पहली जो अप्रोच है वो है NI अप्रोच। NI अप्रोच मतलब नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, ये अप्रोच बोल क्या रही है? अल्टीमेटली इसका जो टारगेट है वो क्या है, मतलब ये अप्रोच अल्टीमेट कंक्लूजन क्या दे रही है वो मैं इस बॉक्स में लिखवा रहा हूं आपको। ये अप्रोच बोल रही है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक वैल्यू ऑफ फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या बोल रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म, ऑब्वियसली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैल्यू ऑफ फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। इस डिपेंडेंट पे अंडरलाइन जरूर करना, इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप कोई चेंज करोगे तो उसका इंपैक्ट आपको केओ में या टोटल वैल्यू में देखने को मिलेगा। बात तो ठीक लग रही है आपको कि हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा तो उसका चेंज उसमें आना ही चाहिए। यहां कंफ्यूजन शुरू नहीं हुआ, कंफ्यूजन कब शुरू होगा? जब अगली अप्रोच आएगी और वो बोलेगी ऐसा नहीं होता, और वो भी अपने आप को प्रूव करेगी। अभी तो नॉर्मल कहानी लग रही क्योंकि एक ही अप्रोच आई, बाद में दूसरी अप्रोच आएगी, अपोजिट बात बोलेगी, प्रूव भी करेगी अपने आप को, वो बोलेगी कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ टारगेट क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से आपका क्या होता है, KO चेंज होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि KO चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली इस मेथड में आपको जो निकालना है, अल्टीमेट कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन करनी है आपको KO की। मतलब यहां जो आपका टारगेट है अल्टीमेट जो निकालना है आपको, वो टारगेट है KO की कैलकुलेशन। अब ध्यान से सोचना कि KO की कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? EBIT अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी।
और वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वैल्यू ऑफ डेट का इंटरेस्ट अपॉन KD। वैल्यू ऑफ इक्विटी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय KE। समझ पा रहे हो? मतलब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं, इस क्यू पे डबल क्लिक करूं तो एक बादल खुलेगा, वो बादल एक फॉर्मूला देगा। वो कौन सा फॉर्मूला देगा? EBIT अपॉन टोटल वैल्यू। फिर टोटल वैल्यू पे डबल क्लिक करूंगा ना तो एक और बादल खुलेगा जो क्या बोलेगा? VD प्लस V। फिर इन दोनों पे डबल क्लिक करूंगा ना, KD और V पे, तो एक और बादल खुलेगा। वो क्या? VD मतलब इंटरेस्ट अपॉन KD, मतलब आप बोल सकते हो इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यहां पे टैक्स तो है नहीं, तो इंटरेस्ट रेट ही आपका क्या बन जाएगा? KD। और V जो है वो कैसे आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय K। समझ पा रहे हो? मतलब इसका सीक्वेंस समझ आ गया होगा आपको कि VD और VE नहीं आएगा तब तक हम KO नहीं निकाल पाएंगे। श्योर है क्या? थोड़ी देर बाद हम एक टेबल बनाएंगे, उससे पूरी कहानी क्लियर होगी। बट ये कहानी क्लिक करते 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 आपको समझ आ गई क्या कि अल्टीमेट KO कैसे कैलकुलेट होगा? श्योर। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया आपको, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो। हम पूरा क्वेश्चन करेंगे विद फुल प्रेजेंटेशन, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो। वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, दो फर्में हैं, दोनों सेम रिस्क क्लास की है, केवल चेंज इतना है कि इनके कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक डेट वाला मतलब इक्विटी प्लस डेट वाला है और एक प्योरली इक्विटी वाला है। तो बस आपको बताना जो है, इसके अलावा मैं कुछ अजम्पशन की लिस्ट भी बता देता हूँ, वो काम आएगी कि इस मेथड की कुछ अजम्पशंस हैं, उनकी लिस्ट भी बना लो, फिर उसको करो। अजम्पशंस में पहली अजम्पशन जो है ना, पहली अजम्पशन है KD इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम, कि डेट आपका 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़, कितना भी हो जाए, अगर एक बार KD आ गया तो वो कांस्टेंट रहेगा। ये अजम्पशन है। हालांकि हर लेवल पे डेट में परसेंटेज में चेंज आता रहता है प्रैक्टिकली, बट इन्होंने अजम्पशन ले ली तो फिर मानना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोला KE इज कांस्टेंट। KE भी कांस्टेंट रहेगा किसी भी लेवल पे, आपके KE में भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ऊपर से एक चीज और बोली, बोला KD शुड बी लेस देन KE। KD अपनी जगह सेम है, जैसे 10% है तो 10 चलेगा। KE जो है वो 12 है तो 12 ही चलेगा। KD और KE में आपस में जो है वो है कि KD KE से छोटा होना चाहिए। ये एक और अजम्पशन है, वरना ये फेल हो सकते हैं। वरना इनकी अजम्पशन शायद ये अजम्पशन ना लेते तो हो सकता था कि KO में जो है वो रिफ्लेक्शन ना दिखे। तो इस टाइप की अजम्पशन इन्होंने ली ताकि अपने आप को प्रूव कर पाए। ठीक है भैया, मान लेंगे। नो कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स नाम की चीज नहीं होती, हम पहले ही देख चुके हैं। ये सब लेंगे, ये कॉमन अजम्पशन है, सारे ऑथर लेंगे। जितनी भी अप्रोचेज हम पढ़ेंगे ना, NI NOI, बाद में M&M बहुत सारी आएगी, डिटेल में हम सबकी चर्चा करेंगे। वहाँ ये दो अजम्पशन कॉमन होगी, नो कॉर्पोरेट टैक्स और ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट, दैट इज डेट एंड इक्विटी। 2 टाइप की कैपिटल ही होती है भैया, डेट और इक्विटी। श्योर। तो ये अजम्पशन की लिस्ट है आपके सामने, ये फॉर्मूला है जो आप पहले ही लिख ही चुके हो, बादल बनाए बस मैंने कनेक्ट कर करके। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म जो है ये इसका मेन कंक्लूजन है, तो ये लिख लो। उसके बाद अजम्पशन की लिस्ट लिख लो और उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। 5 मिनट बाद हम बोर्ड पे फुल प्रेजेंटेशन से करेंगे, कोई टेंशन लेना मत। आपको केवल ट्राई करने के लिए दिया है, पूरी ईमानदारी से ट्राई करना, गलत हो तो हो, है ना। ये रफ कॉपी में करना, बस जब भी ट्राई कर दूँ रफ कॉपी में करना। और रफ कॉपी के पेज जो है वो ख़राब हो रहे हैं तो होने देना। ऐसा मत सोचना यार कि पेज खराब कोई क्रॉस हो जाएगा, वो रफ है ना, रफ तो रफ वर्क के लिए ही है। फेयर में मत करो, इसीलिए बोल रहा हूँ। 100% कॉन्फिडेंट हो तो फेयर में भी कर लो, कोई आपत्ति नहीं, पर ट्राई करना बस यार,
मज़ा नहीं आएगा। नहीं तो इंतज़ार मत करना कि बस सर बोर्ड पे करा दो, हम तो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में क्या करोगे। ये लिख लिए फॉर्मूले लिख लिए, फिर अजम्पशन की लिस्ट पर आ जाओ। हो गया कुछ ना कुछ, ट्राई किया ना, बस ठीक है। फिर हम अब चेक कर रहे हैं, आंसर को चेक करना बस।
क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड है, हम दोनों का कॉलम बना लेते हैं एक साथ ही। ABC और XYZ, यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक, शुरुआत हम करते हैं इस क्वेश्चन की कहां से, EBIT से। कितना, 2,25,000, 2,25,000, राइट। यहां पे लिख देना अमाउंट इन रुपीस। स्टेटमेंट की हेडिंग आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ABC एंड XYZ। ना भी लिखो तो चलेगा, राइट। कि अगर 2 कंपनी है और स्पेस ना बच रहा हो तो केवल लिख दो बस KO तक। माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट। अब एक कंपनी में इंटरेस्ट है, एक में नहीं है। किस में इंटरेस्ट है, ABC में 75,000, यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा आपका, क्या ध्यान से सुनना है इसको, क्या मैं इसको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बोल दूं, ना टैक्स है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो यही अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। कितना, 1,50,000, 2,25,000। इसको डिवाइड कर दूं अगर मैं KE से, तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला तो पढ़ा हमने। अब KE जो दिया है क्वेश्चन में, वो KE तो केवल प्योरली इक्विटी प्लान का दिया है, मतलब 20% जो दिया है, यानी कि 0.20, 20% को 0.20 लिख सकता हूं मैं, 0.20 जो दिया है वो तो XYZ का लिया है, ABC का तो दिया ही नहीं। ABC का कहां दिया है, एक अजम्पशन थी हमारे पास। आप भी कलर्ड पेन से लिखना, एग्जाम में तो नोट डाल के लिखना पड़ेगा आपको, कि यहाँ का KE और यहाँ का KE क्या होगा, सेम KE किसी भी लेवल पे एक बार आ गया तो वो चेंज नहीं होगा, राइट। KE इज कांस्टेंट, ये अजम्पशन थी क्या हमारी, तो KE इज कांस्टेंट, मतलब एक बार KE इधर आ गया तो आपको इधर भी लिख लेना है एज इट इज। तो अब देखो कि कितना आ रहा है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.2, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 7,50,000, और इधर 11,25,000। ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे हम वैल्यू ऑफ डेट। अब वैल्यू ऑफ डेट तो केवल किस में है, ABC में। ABC में देखो आप, इंटरेस्ट अगर 75,000 है और इंटरेस्ट का रेट 15% है, तो क्या वो अमाउंट नहीं आ सकता जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, मतलब किसी अमाउंट का 15% 75,000 है, तो वो अमाउंट कितना रहा होगा, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो सीधा सीधा हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 75,000 डिवाइडेड बाय 15%, राइट। तो बताओ कितना आ रहा है, 5 लाख। यहां पे 0, तो ये क्या टोटल वैल्यू आ गई, कितना, 12,50,000 और 11,25,000। क्या हम KO निकाल सकते हैं यहां पे, KO का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन टोटल वैल्यू। हमारे पास EBIT भी है इस स्टेटमेंट में और टोटल वैल्यू भी है। करो आप, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो ये आ गया 18%। 18%, और ये तो 20 का 20 ही रहना है, क्योंकि प्योरली इक्विटी प्लान है, आप निकालोगे तो भी वही आएगा। और प्योरली इक्विटी प्लान का KE और KO दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि उसमें एक ही कैपिटल है, वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। श्योर, 100%। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम करना नहीं चाहते अभी। क्यों नहीं करना चाहते, कि अगेन कंफर्ट जोन को चूज नहीं करेंगे। अगर ये मेथड पढ़ी, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर अगली पढ़ी, उसके सारे मेथड पढ़ लिए, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। हम अगली मेथड पढ़ेंगे, वो कोई और बात करेगी, फिर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और फिर इसके क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन जब साथ में होंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। वो कंफ्यूजन यही डील हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है, एग्जाम तक वो कैरी ना हो, राइट। तो फिर वो, ये किसी का नोट डाउन बाकी है तो कर लो, आंसर मैच कर लो। अगर किसी के आ गए हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। हमने वैसे भी ये क्वेश्चन ट्राई के लिए दिया था।
बिना देरी किए हम अगली अप्रोच पे आएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ाएंगे। लिख लिया? ठीक है, अगली अप्रोच पे आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड NOI अप्रोच। NOI अप्रोच मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच क्या बोलती है भैया? तो इस अप्रोच का जो बॉक्स है ना, उसका जस्ट अपोजिट है। ये बोल रही है कि वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट पे अंडरलाइन खींच लेना कि ये अपोजिट बात कर रही है कि भैया आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हो जाए, उसका इंपैक्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैल्यू ऑफ फर्म पे नहीं आएगा। बोले किस पे आएगा फिर? जो भी चेंज आएगा, चेंज तो आना है, जो भी चेंज आएगा ये बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन में आएगा। मतलब जो भी चेंज आएगा वो KE में आएगा, क्यू में नहीं आएगा। बोले ठीक है, तो इनका जो मेन टारगेट है वो क्या हो गया? इनका टारगेट क्या हो गया? इनका टारगेट हो गया कैलकुलेशन ऑफ KE, क्योंकि जो अल्टीमेट चेंज होगा उसी को कैलकुलेट करके निकालना है। श्योर। अब इनके अजम्पशन की लिस्ट की अगर बात करें तो इनके अजम्पशंस की जो लिस्ट है वो है, पहला KO इज कांस्टेंट। KO इज कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी अजम्पशन है KD इज कांस्टेंट। तीसरी अजम्पशन है वही नो कॉर्पोरेट टैक्स। और चौथी ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट। ब्रैकेट में आप लिख लोगे डेट इज डेट एंड इक्विटी। श्योर। क्लियर है क्या? अब KE पे डबल क्लिक करो तो एक फॉर्मूला बादल खुलेगा। फॉर्मूला क्या आएगा KE का? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? बोले अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय KE। वेरी गुड। KE तो नहीं है हमारे पास, KE हमारे पास नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हम ऐसे निकाल ही नहीं सकते। फिर कैसे निकालेंगे बताओ? एक और तरीका कोई है क्या? सोच के बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी का और कोई। बोले हमने तो एक ही पढ़ा। नहीं, बातों ही बातों में हमने पढ़ा, दूसरा इनडायरेक्टली आप निकाल तो सकते हो। सोच के बताओ बस। एक तो फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय KE। ये तो फेल हो गया क्योंकि KE हमें फाइंड आउट करना है। KE हमारे पास नहीं है। KE होता तो फिर हम निकालते ही क्यों? हमारा टारगेट ही नहीं होता। समझ पा रहे हो? तो KE इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालें? तो आप ध्यान से सुनना। क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि टोटल वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ डेट। टोटल दो ही टाइप की तो कैपिटल होती है। अगर आपके पास टोटल वैल्यू आ जाए तो उसमें से वैल्यू ऑफ डेट लेस कर दो तो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया क्या? अब टोटल वैल्यू कैसे आएगा? टोटल वैल्यू पे डबल क्लिक करो
तो टोटल वैल्यू आएगा EBIT अपॉन KO से। तो ये आपका फ्लो बन गया NOI अप्रोच का। श्योर ट्राई करोगे? NOI अप्रोच नोट डाउन कर लो और फिर ट्राई करो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम NOI अप्रोच। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फिर है आपके पास, करो ट्राई। यस हुआ, हो गया क्वेश्चन। करें बोर्ड पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोर्ड पे लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दो कंपनी है, कंपनी L और कंपनी U। फिर दो कॉलम बना लो, कंपनी L कंपनी U। ठीक है, पर्टिकुलर्स शुरुआत कहाँ से होगी? हमें चाहिए टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू चाहिए तो हमें EBIT को डिवाइडेड बाय KO करना पड़ेगा।
EBIT इज 6,50,000, 6,50,000 डिवाइडेड बाय KO करेंगे तो आ जाएगी टोटल वैल्यू। फिर इसमें से वैल्यू ऑफ डेट लेस कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। श्योर। अब सवाल ये है कि KO कहाँ है क्वेश्चन में? KO तो दिया ही नहीं है, इन्होंने तो प्योरली इक्विटी प्लान का KE दिया है। ध्यान से सुन के बताना कि प्योरली इक्विटी प्लान है, अगर इसमें और कोई दूसरी कैपिटल है ही नहीं तो KE और KO दोनों इक्वल होंगे क्या प्योरली इक्विटी प्लान के लिए? मतलब कंपनी U का KE इज इक्वल टू KO होगा क्या? श्योर। कितना परसेंट बोला? 18%, 0.18। और इस प्लान का KO आ गया तो एक अजम्पशन क्या थी? KO इज कांस्टेंट। जो KO यहां आ गया तो फिर सेम KO यहां पे भी आएगा। KO तो चेंज होना नहीं है, तो KO चेंज होना नहीं तो 0.18 यहां पे भी आ जाएगा। श्योर है क्या? मतलब वहां का KE और KO दोनों इक्वल है और KO आ गया तो फिर वो KO उधर भी जा सकता है। श्योर 100%। ठीक है, तो बताओ फिर टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6,50,000 डिवाइडेड बाय 0.18, ये आ गई 36,11,111, 36,11,111। इसमें से वैल्यू ऑफ डेट लेस करना है। वैल्यू ऑफ डेट लेस कैसे होगा कि 2,70,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है और 15% इंटरेस्ट का रेट है, तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 15% तो 18 लाख। ये आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 36 लाख, तो यानी कि ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,11,111 और यहाँ पे आ जाएगा 36,11,000। ये तो इसका KE KO दोनों इक्वल है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी टोटल वैल्यू इक्वल ही होगा। ये मान लो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। श्योर, तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। दो कंपनी है, कंपनी L, कंपनी U। सीधा सीधा 2 स्टेप में आंसर हो जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। श्योर, ये लिख लोगे आप EBIT 6,50,000 माइनस 2,70,000, तो सीधा बताओ कितना आ रहा है? 3,80,000 और ये 6,50,000। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या KE निकाल सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ KE। KE का फॉर्मूला क्या होगा? KE इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि स्टेप नंबर 2 डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 1। श्योर, तो कंपनी L का कितना आ जाएगा, कंपनी U का कितना आ जाएगा? कितना? 20.98%। और इसका तो वही आना है जो पहले था, 20 नहीं 18%। कर लो आप 6,50,000 डिवाइडेड बाय 36,11,111, तो 18 ही आना है। आना ही हो तो KE KO दोनों इक्वल ही होता है, उसको नोट डाउन करना चाहो बिल्कुल कर लो। राइट, मेजोरिटी का ये आंसर था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है जिसका आंसर नहीं आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सीखने के लिए आए हैं। पहली बार में आंसर आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ क्या गलतियाँ हुई उसको सुधारने की कोशिश करो, अगली बार में वो गलतियाँ ना हो। पर टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, कंपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं कि यार दूसरों का आंसर जो है वो तो काफ़ी जल्दी आ गया, हमारे आंसर ही क्यों नहीं आते हैं। राइट, ऐसा लोड मत लेना यार। एडोल्फ हिटलर ने एक बात बोली थी, वैसे तो हिटलर की चर्चा जो है वो अच्छी लैंग्वेज में होती नहीं है। राइट, हिटलर जो है वो तो अलग टाइप का जो है वो पर्सनालिटी था, तो तारीफ तो नहीं होती हिटलर की, बट कुछ बातें वो ठीक बोल के गया था। एडोल्फ हिटलर ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन द वर्ल्ड,
डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन द वर्ल्ड. इफ़ यू डू, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ. अगर आप कर रहे हो तो आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हो. हर बंदा अलग है यार, तो नहीं होता जल्दी ना तो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं. मतलब लाइफ में दो ही मोटर रखो, या तो जीतेंगे या सीखेंगे. हारेंगे कभी नहीं. या तो जीत जाएंगे या सीख जाएंगे. बट टाइम तो वैसे भी सबके लिए सफिशिएंट दे रहा हूँ ना. किसी का जल्दी हो गया तो 5 मिनट बैठ के बातें कर रहा है, राइट. आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है. ये जितने भी खाली कॉलम है वो आपको पता है कहाँ क्या लिखना है, तो वो लिख लेना आप लोग. हो गया नोट डाउन. बढ़े हम अगली मेथड की तरफ. उससे पहले मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है एनओआई अप्रोच से. मतलब ये मान लेना है कि आपको एनओआई पूछा है और आपका टारगेट केई है. अभी हमने एनआई अप्रोच से किया था, आपको एनओआई से करना है. और क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको एनआई से. अभी एनओआई से किया, एनआई से करोगे तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, केओ. तो मान लेना कि क्वेश्चन ने केओ ही पूछा है, राइट. 1 फ्रॉम एनओआई एंड 3 फ्रॉम एनआई. तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप कल होमवर्क लेके आ रहे हो तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी. बढ़े अगली मेथड की तरफ. ठीक है. जो अगली मेथड है उसका नाम बड़ा अच्छा है, मोदिग्लियानी एंड मिलर. मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच. जिसको शॉर्ट में M&M भी बोला गया है. नाम अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल के लेक्चर तक आते आते इस नाम से आपको खौफ ना हो जाए. डरा नहीं रहा हूं मैं, सचेत कर रहा हूं. इस नाम से खौफ ना हो जाए. पता चले नींद में उठा के M&M बोला जाए तो आपकी नींद उड़ जाए, राइट. ऐसी कुछ बातें इस मेथड में, इस अप्रोच में बोली इन लोगों ने, मोदिग्लियानी मिलर ने. ऐसी कुछ बातें हैं कि कल को ये नाम जो अच्छा है वो हो सकता है कि कल को इससे दूरी बना लो आप. डरा नहीं रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, सचेत हो जाओ. हर एक चीज़ बड़ी ध्यान से सुननी और समझनी है. कोशिश करेंगे हम कि इसको जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ पाएँ, बट फिर भी जो अजम्पशन है वो तो है. अब ये ऑथर्स ने लिए तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले इसकी अजम्पशंस की लिस्ट बनाते हैं, आपको वही मज़ा आ जाएगा. यार ये अजम्पशंस की बड़ी शानदार लिस्ट है. अजम्पशंस में पहली अजम्पशन जो है वो है परफेक्ट कैपिटल मार्केट. बोले ठीक, परफेक्ट कैपिटल मार्केट. अभी ये नहीं, ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता क्या है, जब हम उसकी लिस्ट बनाएंगे तो मजा आएगा कि बोलो परफेक्ट कैपिटल मार्केट बोला किसको ना. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, बट उससे पहले समझते हैं. लिखना बात. अभी ऐसा बोला नहीं है, बस मैं केवल कंपैरिजन करने के लिए आप बोल रहा हूँ. जो अगला बोलने वाला लिखना बात. इन्होंने बोला कि शेयर और शुगर में कोई फर्क नहीं है. ऐसा इन्होंने बोला नहीं है, लिखना मत. बस मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ. जैसे शुगर आपको 10 रुपए की लेनी ना, ले लो. आजकल तो सब जगह जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ आपको शुगर रुपये में लेनी, रुपये में ले लो. 10 रुपये में लेनी, 15 रुपये की लेनी, 13 रुपये की लेनी, तो रुपये में चल जाएगा पूरा मीटर, राइट.
ऐसा सेटेड ऑलरेडी रेट सेट करके रखते हैं। तो आपको जितने रुपए की शुगर लेनी उतने रुपए की शुगर ले लो, ऐसा नहीं कि किलो में ही लेनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो क्या? तो ये क्या बोल रहे हैं, शेयर भी ऐसा कर सकते हो। बोले कैसे होंगे शेयर? आपके पास 100 रुपए हैं और मान लो एक शेयर है 58 रुपीज़ का, एक शेयर 58 रुपए का है और आपके पास 100 रुपए है, तो आप 100 रुपए के शेयर खरीद सकते हो। बोले कैसे खरीदेंगे, एक ही तो खरीद पाएंगे। समझ पा रहे हो? शेयर के टुकड़े तो होंगे नहीं। इन्होंने बोला कि नहीं आप खरीद पाओगे, एक शेयर पूरा खरीदो और बचे हुए शेयर जो है वो जो भी है पॉइंट में खरीद पाओगे ना, पॉइंट में खरीदो। मतलब शेयर के टुकड़े कर सकते हो जितने चाहो। अब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, बट इन्होंने बोला है। तो पहली एजम्पशन आप लिखो जो इन्होंने बोली, शेयर्स कैन बी इन्फिनाइटली डिविजिबल। शेयर के जितने टुकड़े करना चाहो कर सकते हो। शेयर्स कैन बी इन्फिनाइटली डिविजिबल। ठीक है भैया, माना। फिर उन्होंने अगली एजम्पशन में क्या बोला, अभी लिखना में समझते हैं। अगली एजम्पशन में बोला कि आप लोगों में और अंबानी साहब में कोई फर्क नहीं है। मतलब आम इन्वेस्टर और कंपनी में कोई फर्क नहीं है। मतलब अंबानी साहब जिस रेट पे लोन ले सकते हैं ना, उस रेट पे आप भी लोन ले सकते हो। प्रैक्टिकली अगेन पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो कि बिजनेस किसी अलग रेट पे लोन, वो नेगोशिएशन करने की स्टेज में होता है, हम नेगोशिएशन करने की स्टेज में नहीं होता है। बट इन्होंने तो बोला है, क्या बोला है कि इन्वेस्टर कैन बोरो, लिखो आप, इन्वेस्टर कैन बोरो एट द सेम रेट, इन्वेस्टर कैन बोरो एट द सेम रेट एट विच फर्म कैन, कि जिस रेट पे फर्म बोरो कर सकती है उस रेट पे इन्वेस्टर भी बोरो कर सकता है। ठीक है, मानो। फिर इन्होंने अगली एजम्पशन ली कि जितने भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं ना, सब समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कोई कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, सब समाज सेवा करेंगे। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन करो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसा इन्होंने बोला, मानना पड़ेगा। फिर इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने बोला कि यार जितनी भी खबर मार्केट में है ना, जितनी भी खबर मार्केट में सब पक्की है। ऐसा सुना है कभी किसी को कान में सुनते हुए, यार खबर जो है वो एकदम पक्की सुना रहा हूँ, किसी को बताना मत, और अगले को वही खुद जाके बताता है। सुना है ऐसा? तो जितनी भी खबर है मार्केट में सब पक्की है और सबको अवेलेबल है, हर बंदे को अवेलेबल है, और उसका कोई चार्ज भी नहीं है, विदाउट एनी कॉस्ट। वाह यार, ऐसी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल, पैसा भी नहीं लग रहा और पक्की भी है। तो इंफॉर्मेशंस आर परफेक्ट, अगला लिखो आप पॉइंट, इंफॉर्मेशंस आर परफेक्ट एंड अवेलेबल टू ऑल, इंफॉर्मेशंस आर परफेक्ट एंड अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट ही चल रहा है अभी। इसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर जितने भी मार्केट में है ना, सब समझदार है, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, राइट, सब टेक्निकों को लगा सकते हैं, सब उनको नॉलेज है पूरा का पूरा। इन्वेस्टर्स आर रैशनल, इन्वेस्टर्स आर रैशनल, ये हुआ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। तो अब देख लो कि कैसी अजम्पशन ये ले रहे हैं। नंबर 2, अभी तो पहली के 5 पॉइंट थे। नंबर 2, नंबर 2 क्या है कि फर्म्स कैन बी, लिखो आप, फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड, फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेम रिस्क क्लास, फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेम रिस्क क्लास इजीली, फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेम रिस्क क्लास इजीली। ये असम्पशन ठीक लग रही है क्या आपको कि दो फर्मों को एक सेम रिस्क क्लास में बांटना आसान है, ऐसा ये बोल रहे हैं ना, कि कंपनी जो मान लो ये रिस्क क्लास है, इसमें कौन कौन सी 2 कंपनी, 3 कंपनी, 5 कंपनी, जितनी भी आएगी इस सेम रिस्क क्लास में वो कंपनी आए, ये आइडेंटिफाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा अगर ये असम्पशन ठीक है तो सुनना ध्यान से कि ये असम्पशन भी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो मान लो 2 जुड़वा भाई है, 2 जुड़वा भाई सेम कैपिटल के साथ, सेम बिजनेस, सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, सेम मुहूर्त में, सेम पंडित जी के साथ शुरू करते हैं। क्या दोनों की रिस्क सेम होगी?
सवाल ही नहीं। आप सोचो कि हमारे यहाँ दवा बाजार है, एक दवा बाजार की कोई सी भी 2 दुकानों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिनका रिस्क क्लास सेम हो, कि सेम रिस्क को बिलोंग करती है दोनों फर्म है या दोनों दुकानें? सवाल ही नहीं। तो इतना आसान नहीं है किसी भी फर्म को सेम रिस्क क्लास में बांटना, बट इन्होंने बोला है कि फर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेम रिस्क क्लास इजीली, मान लो। फिर तीसरा भैया, जितना कमाएगी ना कंपनी सब बांटेगी, कुछ भी रिटेन करके नहीं रखेगी, 1 रुपया भी रिटेन नहीं करेगी, सब शेयर होल्डर्स को लौटाती हुई जाएगी, राइट। इसका मतलब 100%, जो अगला पॉइंट है वो है 100% पे आउट रेशियो। 100% पे आउट रेशियो, पे आउट को आप और एक्सप्लेन कर सकते हो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको और ब्रैकेट में लिख सकते हो 0% रिटेंशन रेशियो, कुछ नहीं रोकेंगे, सबका सब बांटेंगे। जनरली ऐसा भी नहीं होता है, कंपनी रोक के रखती है, पूरा पैसा नहीं बांटती है। 4 और 5 फिर सेम है, क्या? नो कॉर्पोरेट टैक्स और ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट, दैट इज डेट एंड इक्विटी। तो ये तो हुई अजम्पशंस की लिस्ट, समझ पा रहे हो? अब सवाल ये है कि भैया मोदी गिलानी एंड मिलर बोलना क्या चाह रहा है, अल्टीमेट इसका टारगेट क्या है? जैसे वहां हमने 2 बॉक्स बनाया था ना कि वैल्यू ऑफ फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर, एक बोलता है इंडिपेंडेंट अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर। भैया दोनों कहानी हो गई, तो अब तीसरी कहानी बची कहां? एक ने बोला डिपेंडेंट, एक ने बोला इंडिपेंडेंट, तो तीसरा क्या बोलेगा? बचा क्या? तो ये सोचने वाली बात है कि तीसरी सिचुएशन तो हमें कोई दिख नहीं रही। तो मोदी गिलानी एंड मिलर क्या बोल रहा है पता? आई सपोर्ट एनओआई अप्रोच। मतलब इसका जो मेन कंक्लूजन है ना, इसका जो मेन मुद्दा है वो सेम बॉक्स आपको एज इट इज रिपीट करना है जो एनओआई में लिखा कि वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट विद कैपिटल स्ट्रक्चर। सेम बात बोली, आई सपोर्ट एनओआई अप्रोच। कल को हम सब मिलके एक बार बोलते हैं कि वी सपोर्ट एनओआई अप्रोच, तो क्या हमारा नाम उतस की बुक में आ जाएगा? नहीं। तो फिर ऐसा क्या बोला इन्होंने एक्स्ट्रा कि यार इनका नाम जो है वो अलग थ्योरी में आया? एनओआई ने बात तो बोल दी ना, तो फिर ये तो एनओआई ने बात जो बोली ना वो उसके पीछे उनकी सपोर्टिव कैलकुलेशन नहीं थी, और मोदी गिलानी ने जो बात बोली ना इसके पीछे इन्होंने सपोर्टिव कैलकुलेशन भी दी। मतलब एनओआई क्या है, एक सिनारियो में जाने की कोशिश करो कि मान लो आप कहीं घूमने गए और चट्टानें थी, वहां पे बहुत सारी चट्टानें थी और चट्टानों पे काई जमी हुई थी, राइट। तो आपने हेल्प करने के लिए वहां खड़े हो गए, लोगों की हेल्प करने के लिए वहां खड़े हो गए कि भैया यार आगे मत जाना, आगे काई जमी हुई गिर जाओगे, राइट। ये एनओआई बोल रहा है कि एनओआई क्या बोल रहा है? आगे मत जाना, आगे काई है, गिर जाओगे। बात खत्म हो गई। मोदी गिलानी एंड मिलर ने क्या बोला? मोदी गिलानी एंड मिलर वहां खड़ा है, लोग आए, लोगों को बोला कि भैया आगे मत जाओ, वहां काई जमी हुई है, गिर जाओगे। नहीं विश्वास हो रहा ना? वो खुद जाके वहां पे गिर के बता रहे, वो जा रहे हैं आगे, देखो गिरा ना मैं, अब तो मान गए ना मेरी बात। मोदी गिलानी मिलर एक स्टेप और आगे जा रहा है। मतलब यहां पे भी मोदी गिलानी मिलर क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, नहीं होती है तो फिर ये आपको एक मौका मिल जाएगा, राइट। कुछ कैलकुलेशन इन्होंने दी जिसका नाम है आर्बिट्रेज। बात करेंगे हम आर्बिट्रेज वर्ड क्या है, उसका मीन क्या है। वो समझ पा रहे हो क्या कि मोदी गिलानी ने एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दी अपने सपोर्ट में। जो वो बात बोल रहा है वो बोल रही है कि मान लो, नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा। श्योर, क्लियर है मोदी गिलानी मिलर क्या बोलना चाह रहा है और क्यों नहीं अप्रोच बनी। अब और ध्यान से सुनना यार, एनआई और एनओआई में थोड़ी सी और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मान लो यार ये एक वाटर टैंक है ना, पूरा पैक है, पानी भरा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैं 3 छेद करता हूं, राइट। यहां थोड़ा मार देता हूं, यहां थोड़ा मार देता हूं, यहां थोड़ा मार देता हूं, तो यहां से भी पानी आएगा, यहां से भी पानी आएगा और यहां से भी पानी आएगा, राइट। अब ध्यान से सुनना कि मैं इन तीनों, ये जो तीनों छेद है इन पे तीनों पे 3 फिंगर रख देता हूं, तीनों पे फिंगर रख लेता हूं, तो पानी बंद हो गया। मैं एक फिंगर हटाता हूं तो वहां से पानी आएगा। श्योर,
मैं इसको रख देता हूँ, इसको हटाता हूँ तो यहाँ से पानी आएगा, इसको रख देता हूँ, इसको हटाता हूँ तो यहाँ से पानी आएगा। सिंपल। यहाँ का क्या कनेक्शन है भैया, NI NOI से इसका क्या कनेक्शन है, ध्यान से सुनना कि भैया NI ने क्या बोला, KD इज कांस्टेंट, KE इज कांस्टेंट, दो तो कांस्टेंट ही कर दिए, तो फिर चेंज किस में आएगा, KO में आएगा ही ना। समझ पा रहे हो। NOI ने क्या बोला, NOI ने बोला KO इज कांस्टेंट, KD इज कांस्टेंट, तो भैया चेंज फिर KE में रिफ्लेक्ट हो गई होगा ना। अब दो को तो आपने अजम्पशन में ही कांस्टेंट मान लिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए जो अजम्पशन ली ना कहीं वो अजम्पशंस इनकी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। वो अजम्पशंस ना हो, प्रैक्टिकल सिनारियो हो, तो हो सकता है कि दो में से कोई अप्रोच फेल हो जाए, या हो सकता है कि इस सिचुएशन में ये अप्रोच फेल हो जाए और इस सिचुएशन में ये अप्रोच फेल हो जाए। श्योर। तो इन्होंने कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट अपनी अजम्पशंस दी हैं, इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज नाम है। प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इसका रेलेवेंस जो है वो थोड़ा सा फिर पढ़ क्यों रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, राइट, वो तो ज़रूरी है ही। बोले एग्जाम में भी इंस्टीट्यूट ने क्यों रखा, उसका क्या मोटो रहा, एक बता देता हूँ बस। इंस्टीट्यूट का मोटो जो रहा वो ये रहा कि आपका एनालिटिकल नॉलेज बढ़ाया जाए, है ना, कि ये अजम्पशन है तो ये अजम्पशन है तो ये, तो कल को आप भी कोई एनालिसिस करके एक थ्योरी आपकी दे दो, क्या पता, राइट। तो इंस्टीट्यूट ने इसलिए रखा कि आपका एनालिटिकल नॉलेज बढ़े। प्रैक्टिकली काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भूल जाओ, हम सीखने के लिए तो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें काम आएगी, कुछ चीज़ें काम नहीं आएगी, बस सीख रहे हैं। श्योर, क्लियर है, ठीक है। तो कल होमवर्क जो मैंने दिया है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम चेक करेंगे और कल हम मोदिग्लियानी एंड मिलर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। NI NOI में अगर टैक्स आ जाए तो क्या होगा, बोले यार ओरिजिनल अजम्पशन में तो इन्होंने बोला कि नो कॉर्पोरेट टैक्स, तो टैक्स के साथ इन्होंने वाकई में ओरिजिनल में तो ये बोला कि टैक्स नाम की चीज़ नहीं होती है, बट अगर टैक्स आ जाए तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही है कि टैक्स आ जाए तो इन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या उस कंडीशन में भी ये काम करेगी कि फेल हो जाएगी, तो वो हम कल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। और कल शायद हमारा ये लेक्चर जो है वो ये टॉपिक भी फिनिश हो जाए इस लेक्चर के साथ ही, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पूरा फिनिश होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और एज सच ऐसी कोई खास बात कल के लेक्चर में नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत रखना पड़ेगा, राइट। माइंड बिल्कुल सचेत रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आगे के कैलकुलेशंस को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो मेडिटेशन वगैरह करके आना, राइट, योगा करके आना, कल के लेक्चर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली मोदिग्लियानी एंड मिलर में। अभी भी मोदिग्लियानी एंड मिलर से उतना दहशत फैला नहीं है जितना कल फैलेगा, डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स। कोई भी डाउट है तो आप क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।